तो हम बात कर रहे थे शांत और अशांत के बारे में। हम जो है अगला परिमेय शुरू करेंगे 7.1.7 से, ठीक है। शांत और अशांत, शांत और अशांत, है ना, शांत और अशांत के बारे में, ठीक है, शांत और अशांत, ठीक। तो मेरे पास मान लेते हैं कोई संख्या है, क्या संख्या है, p बाई क्यू के रूप में है। संख्या जो है x बराबर है, x जो है संख्या है वो क्या है, परिमेय संख्या दे रखा है। क्या बाबू, परिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय संख्या किस रूप में होता है, p बटे क्यू के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, p बटे क्यू के रूप में होता है। तो ये शांत कब कहलाएगा, शांत का मतलब क्या है, शांत का मतलब हुआ शांत स्वभाव में रहना, है ना। चलो ठीक है, देखो जैसे हम बात करते हैं 3/2 है, तो यदि हम नीचे से भागा देते हैं ऊपर में, है ना, 2 से भागा देते हैं 3 में, तो कितना आएगा, एक बार में लगेगा, कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। और दशमलव देंगे तो कितना आएगा, 0। कई बार में लगेगा, 5 बार में लगेगा, कट गया, है ना, कितना आया, दशमलव के बाद जो है इसका मान शांत है, मतलब अस्थिर है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, शांत कहेंगे, है ना। ये क्या हो गया, शांत। अब अशांत की हम बात करते हैं, तो मेरे पास यदि कोई संख्या p बाई क्यू के रूप में है, ऊपर में संख्या है, क्या परिमेय संख्या है, जब हम नीचे से भागा दिए ऊपर में, तो दशमलव के बाद क्या हुआ, यहाँ पर कुछ ना कुछ आते रहा, है ना, क्या हुआ, कुछ ना कुछ आता रहा, ठीक है, कुछ ना कुछ आता रहा, ठीक है। जिसे हम समझा देते हैं, जैसे हम मेरे पास है, मान लेते हैं 5/3 है, 5/की है 3 है, तो हम 3 से भागा देंगे, किस में देंगे, 5 में देंगे। 3 से भागा देंगे हम 5 में देंगे, ठीक है। 3 से भागा हम 5 में देंगे, तो कितना बार में लगेगा, 1 बार में लगेगा, है ना। कितना आएगा बाबू, 2 आएगा, है ना। दशमलव देंगे, कितना लगेगा, 6 18, कितना आएगा, 6, है ना, कितना आएगा, सॉरी 2, है ना। फिर से कितना बार आएगा, 6 6 6 6 6, रिपीट होते रहेगा। तो ये क्या है, अलग अलग संख्या आ रहा है ना, दशमलव के बाद जो है अलग अलग संख्या आ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे, अशांत कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, अशांत कहलाएंगे, है ना, क्या कहलाएंगे, अशांत कहलाएंगे, है ना। और अशांत मतलब क्या, ये रुक नहीं रहा है, मतलब एक ही चीज तो आ रहा है बार बार। अशांत भी 2 प्रकार के होंगे, है ना, एक ही चीज जब आ रहा है तो आवर्ती, अशांत आवर्ती, है ना। क्या होगा, अशांत आवर्ती। आवर्ती मतलब जैसे क्या होता है, सिलाई मशीन का जो सुई है आवर्त करता है, इस तरह से ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होते रहता है, मतलब एक जैसा समान गति करता है ना, ऊपर नीचे आवर्ती। तो रिपीट हो रहा है, छ छ छ छ छ छ छ छ छ, इस तरह से जा रहे हैं अनंत तक, ठीक है। तो ये क्या लेंगे, आवर्ती। ठीक उसी प्रकार से अनावर्ती की हम बात करते हैं। अशांत 2 प्रकार के होते हैं, आवर्ती और अनावर्ती। अशांत आवर्ती और एक होता है अशांत अनावर्ती, ठीक है। अशांत अनावर्ती क्या कहलाते हैं, अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। जिसे हम बात करते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 22/7, तो 22/7 का मान क्या होगा, 1.14, है ना, सॉरी 3.14 डॉट डॉट कहां तक होगा, अनंत तक होगा। मतलब यह यहाँ क्या हो रहा है कि दशमलव के बाद जो है अलग अलग संख्या का मान आ रहे हैं, है ना। तो ये क्या कर लेंगे, अशांत अनावर्ती कहलाएंगे, है ना, मतलब आवर्त नहीं है, रिपीट नहीं है, ये अलग अलग संख्या आ रहे हैं, ठीक है। तो क्या कहलाएंगे, अशांत अनावर्ती। क्या कहलाएंगे, अशांत अनावर्ती कहलाएंगे, अशांत अनावर्ती कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, अशांत अनावर्ती कहलाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या जो है शांत और अशांत की सर यही पहचान है कि हम नीचे से भागा दे ऊपर में, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, है ना, भाग देने की कोई आवश्यकता नहीं है। कहता है यदि, है ना, कोई संख्या शांत है, कब, जब q का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप में हो, है ना। यहां पर लिख देते हैं, यहां पर लिखते हैं, शांत अशांत तो समझ में आ गया। उसके बाद हम लिख देते हैं कि देखो यहाँ पर मेरे पास है p/q के रूप में है, ठीक है, ज्यादा लिखना सही नहीं हुआ, है ना। जैसे 3/2 है, तो 2 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो क्या आएगा, 2 पर पावर हम 1 लिख सकते हैं, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 पर पावर 0, है ना। 2 और 5 के रूप में आना चाहिए। किसी भी संख्या पर पावर 0 तो उसका मान कितना होगा, 1 होगा, और 1 गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 2 और 5 के रूप में आना चाहिए। नीचे में क्या है, ये क्या है बाबू, q है, तो q का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप में आ रहा है, तो ये क्या कहलाएंगे, शांत कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, शांत कहलाएंगे। ठीक उसी प्रकार से हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं, 5/8 ले लेते हैं। तो हम 5 और नीचे क्या है, कहलाएगा p, और नीचे वाला क्या कहलाएगा, q। तो q का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 2, है ना। तो क्या हो जाएगा, 5 है ना, 1 2 3, 2 पर पावर कितना आ जाएगा, 3। यहाँ तो 5 आया नहीं सर, तो क्या है, अशांत है, नहीं, शांत है। 5 पर पावर हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, है ना। 2 आना चाहिए, देखो 2 आ जाए तो भी सही, है ना, सिर्फ 5 आ जाए तो भी सही, और 2 और 5 आ जाए तो भी सही, है ना, शांत कहलाएंगे। लेकिन 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए, 2 और 5 है, 3 भी है, 2 भी है, 5 भी है और 3 भी है, तब क्या कहलाएगा, अशांत। मतलब 2 दिखे, 5 दिखे और 2 और 5 दिखे, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिखना चाहिए, है ना, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में यदि ऐसा होता तो क्या कहलाएंगे, अशांत कहलाएंगे, ठीक है। जैसे हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, शांत अशांत के ऊपर, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं
जिसे मेरे पास है 3/12, ठीक है। उसके बाद क्या है 8/7, ठीक है। उसके बाद है 17 कितना है बाबू, 17 हम ले लेते हैं 25, ठीक है। तो इसमें कौन शांत है कौन अशांत है, जैसे हम इसका आवाज गुणनखंड करें तो 3 है ना, ये हो जाएगा 4 12, 3 से 3 खत्म, ये कितना आ रहा है 4, मतलब 1/4, मतलब ये कितना हो जाएगा 1/2 ये क्या कहलाएगा शांत कहलाएगा, ठीक है। ये क्या कहलाएंगे बाबू अशांत कहलाएंगे, क्योंकि क्यू का आवाज गुणनखंड क्या आएगा 2 और 5 के रूप में नहीं आएंगे। यहाँ पर हम क्यू का आवाज गुणनखंड करें, यदि 17 कितना करें 5 × 5 है ना, तो 17 क्या आ जाएगा 5/2 आ जाएगा, है कि नहीं। और इस पे हम लिख देंगे 2/0, मतलब 2 और 5 के रूप में आ रहे हैं, तो क्या कहलाएंगे शांत कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे शांत कहलाएंगे, ठीक है। क्या कहलाएंगे शांत कहलाएंगे। और अशांत कौन कहलाएंगे, जिनमें 2 और 5 के रूप में नहीं आ रहा वो क्या कहलाएंगे अशांत कहलाएंगे, ठीक है। चलो उसके बाद हम मिटा देते हैं, हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं जिससे कि साफ साफ और साक्षात्कार आपको दिखे, है ना। शांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, परिमेय और अपरिमेय क्या है ना, सबको हम समझेंगे डायग्राम के माध्यम से। उसके बाद जो है ये हमारा लास्ट था, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर पे आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन आंसर पे ये हमारा इंट्रोडक्शन अभी चल रहा है फिलहाल। चलो तो ये मेरे पास मान लेते हैं वास्तविक संख्या, क्या बाबू वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या आज तक आपने जितनी भी संख्याएं देखी वो सभी क्या है वास्तविक संख्या है। ये तो परिमेय है, ये तो अपरिमेय है, परिमेय है, ये तो अपरिमेय है। परिमेय 2 तरह से हो सकते हैं, ये तो शांत हो सकते हैं, ये तो अशांत हो सकते हैं। शांत मतलब क्या हुआ, शांत का मतलब हुआ, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 8.967 है, ठीक है, तो ये शांत है। अशांत का मतलब क्या हुआ, अशांत का मतलब हुआ, अशांत का मतलब हुआ अशांत का मतलब हुआ 2 तरह से, है ना। ये तो 8.967 कुछ भी आ रहा है, ये तो 8.66666 कुछ भी आ रहा है, ठीक है। तो अशांत जो होते हैं 2 तरह से होते हैं, एक होता है आवर्ती, एक होता है अनावर्ती। आवर्ती जो होता है उसको हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, अशांत आवर्ती को हम क्या लिख सकते हैं बटे के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अशांत आवर्ती को हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, और अशांत अनावर्ती को हम क्या लिख सकते हैं बटे के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती, ठीक है। अशांत अनावर्ती मतलब इसको हम बटे के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और जिसको हम बटे के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो क्या कहलाएंगे अपरिमेय संख्या। क्या कहलाएंगे बाबू अपरिमेय संख्या, ठीक है। क्या कहलाएंगे अपरिमेय संख्या, क्या कहलाएंगे अपरिमेय संख्या कहलाएंगे, ठीक है। चलो जैसे अशांत अनावर्ती में कौन हो जाएगा, जैसे मान लेते हैं 8.96743211245 इस तरह से डॉट अनंत तक आ जा रहा है ना, मतलब अलग अलग संख्या रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पर आवर्त नहीं है, दोहरा नहीं रहा किसी चीज को, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे अशांत अनावर्ती। तो याद रखना ये भी परिमेय कहलाएंगे, ये भी परिमेय कहलाएंगे, है ना। इसमें जो है ये जो एग्जाम्पल है दे रखे हैं हम। अच्छा ये रिपीट जो है वो आवर्ती होगा, यहाँ पर ले लेते हैं 8.56666, ठीक है। ये हो गया आवर्ती, और ये क्या हो जाएगा अनावर्ती, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वास्तविक संख्या का। उसके बाद जो है हम शुरुआत से जो है क्वेश्चन कवर करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन लिखना शुरू कर देना, प्रारंभ कर देना, सिर्फ अब क्वेश्चन चलेगा, ठीक। इसको हम मिटा लेते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन हो सकता है किसके ऊपर, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है जैसे सबसे पहला टॉपिक है हमारा संख्या और अंक, है ना। संख्या और अंक, संख्या है और अंक है ना। संख्या है और क्या है अंक है। तो अंक के ऊपर जो है प्रश्न हो सकते हैं, ये तो संख्या के ऊपर प्रश्न हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ ऐसे प्रश्न हो सकते हैं जैसे कर दिया 8 6 7 है ना, से बनने वाली है ना, बनने वाली, ठीक है। सबसे छोटी संख्या, ठीक है, सबसे छोटी संख्या है। तो सबसे छोटी संख्या कौन है, सबसे छोटा कौन है 6, उसके बाद कौन है बाबू 7, उसके बाद कौन है 8। तो इससे सबसे छोटी संख्या बनने वाली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न हो सकते हैं अंक और संख्या के ऊपर, ठीक है। और दूसरा प्रश्न जो है हम ले लेते हैं 0 7 और क्या है 8 से बनने वाली, है ना, से बनने वाली, है ना, बनने वाली सबसे छोटी संख्या, है ना, सबसे छोटी संख्या
सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या है। तो इस तरह से प्रश्न हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, सबसे छोटी संख्या 0 है और ये 7 है, ये 8 है, तो क्या है संख्या बन गया? नहीं, 3 अंक में होना चाहिए, तो ये तो 2 अंक ही हो जाएगा, है कि नहीं? तो हमें क्या करना होगा, सबसे छोटा जो है 0 उसको छोड़ करके उसके बाद वाले को लेना, 7 0 8, तो ये हो जाएगा हमारा उत्तर, है कि नहीं? सबसे छोटी संख्या ये हुआ। ठीक है, तो अंक और संख्या पर इस तरह के प्रश्न हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं संख्या। उसके बाद सबसे पहले बात आता है प्राकृतिक संख्या। किसके बाद, इसके बाद किसकी बात आता है? प्राकृतिक संख्या की, है ना। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या हो सकता है? प्राकृतिक संख्या के ऊपर, है ना। तो प्राकृतिक संख्या के ऊपर गिनती की सारी संख्या को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं, है ना। गिनती की सारी संख्या को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो प्रश्न हो सकता है कि वास्तविक संख्या, है ना, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या के अंतर्गत, है ना, के अंतर्गत, है ना, वास्तविक संख्या के अंतर्गत प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या शामिल है, शामिल है, शामिल है या नहीं, है या नहीं? तो क्या होगा इसका उत्तर? हाँ, है, शामिल है। वास्तविक संख्या के अंतर्गत सभी आ जाएंगे, चाहे प्राकृतिक संख्या हो, चाहे पूर्ण संख्या हो, चाहे परिमेय संख्या हो, चाहे अपरिमेय संख्या हो। अब बताओ, प्राकृतिक संख्या क्या वास्तविक संख्या है? प्राकृतिक संख्या क्या वास्तविक संख्या है? इसका उत्तर हो जाएगा हाँ, है ना। क्या हो जाएगा? हाँ। अब चौथा नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं, है ना। हो सकता है कि प्राकृतिक संख्या, क्या सभी प्राकृतिक संख्या वास्तविक संख्या है? तो हाँ, सभी प्राकृतिक संख्या क्या है? वास्तविक संख्या है। सभी प्राकृतिक संख्या, प्रश्न आ जाएगा कि सभी प्राकृतिक संख्या, सभी प्राकृतिक संख्या, सभी प्राकृतिक संख्या वास्तविक संख्या है, सभी प्राकृतिक संख्या वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, सभी प्राकृतिक संख्या वास्तविक संख्या है। तो सभी प्राकृतिक संख्या वास्तविक संख्या है। कैसे? जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और क्या है 8, है ना। नीचे में क्या लिखेंगे? 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, p बाई क्यू, 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 है ना। तो याद रखना है कि प्राकृतिक संख्या भी क्या कहलाएंगे? वास्तविक संख्या कहलाएंगे, है ना। प्राकृतिक संख्या भी क्या कहलाएंगे? वास्तविक संख्या कहलाएंगे। ठीक है, तो इसको हम मिटा लेते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पूर्ण संख्या के ऊपर, है ना। पूर्ण संख्या के ऊपर प्रश्न बन सकते हैं। ठीक, पूर्ण संख्या के ऊपर प्रश्न बन सकते हैं। काफी तेजी में चलना है ना, काफी तेजी में चलना, हो सके तो रफ में भी बनाओ, है ना, बाद में सफ में हो जाएगा। चलो, काफी तेजी के साथ चलना है ना। काफी शॉर्टकट में भी लिख सकता है, तुमको बस समझ में आ जाना चाहिए। चलो ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं पूर्ण संख्या के, है ना। पूर्ण संख्या के ऊपर प्रश्न क्या हो सकता है कि यदि प्राकृतिक संख्या में शून्य शामिल कर दें तो हमें क्या प्राप्त होगा, है ना। प्रश्न रहेगा कुछ इस प्रकार से, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, है ना, प्राकृतिक संख्या में शून्य शामिल करने पर, है ना, शून्य शामिल करने पर, है ना, शून्य शामिल करने पर, है ना, करने पर मिलता है, क्या मिलता है, क्या मिलता है बताओ, क्या मिलता है? ऑप्शन रह जाएगा, ऑप्शन रह जाएगा, क्या रह जाएगा? पूर्णांक संख्या, क्या रह जाएगा? पूर्णांक संख्या, है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पूर्ण संख्या, है ना। और हो जाएगा वास्तविक संख्या, क्या हो जाएगा? वास्तविक संख्या, है ना, वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक, ये तो हम ले लेते हैं अपरिमेय संख्या, है ना, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, और क्या है 4 नंबर में? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, है ना, इनमें से कोई नहीं। कुछ इस प्रकार से प्रश्न हो सकते हैं। तो बताओ, प्राकृतिक संख्या में यदि हम शून्य को शामिल कर दें तो हमें क्या मिलेगा? पूर्ण संख्या मिलेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हम करते हैं, अगला क्वेश्चन हम करते हैं, है ना। क्वेश्चन इस प्रकार से, है ना, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो शून्य, धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं के समूह को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। शून्य, धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्या के समूह को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो कुछ इस प्रकार से पूछ देगा कि एक ऐसी पूर्णांक संख्या बताएं, एक ऐसी पूर्णांक संख्या बताएं, है ना, पूर्णांक संख्या बताएं, संख्या बताएं, है ना, बताएं जो ना तो धनात्मक है, जो ना तो धनात्मक है, धनात्मक है, जो ना तो है ना, जो ना तो धनात्मक है, ना तो धनात्मक है, ना ही ऋणात्मक है, ना ही क्या है? ऋणात्मक है, ऋणात्मक है, ना ही क्या है बाबू? ऋणात्मक है। तो बताओ शून्य क्या है? शून्य ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है ना। शून्य क्या है बाबू? ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है ना। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो शून्य, है ना, धनात्मक,
शून्य, धनात्मक तथा ऋणात्मक, है ना, ऋणात्मक संख्या के समूह को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो शून्य ना तो धनात्मक होता है ना तो ऋणात्मक होता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से प्रश्न हो सकते हैं। चलो उसके बाद हम बात करते हैं पूर्णांक संख्या के बाद जो है हम बात करेंगे भाज्य और अभाज्य की, है ना, भाज्य और अभाज्य की, है ना, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। तो भाज्य और अभाज्य के ऊपर जो है काफी प्रश्न बने होते हैं। ठीक है, इसको हम पहले मिटा लेते हैं। ठीक, भाज्य और अभाज्य के ऊपर जो है टारगेट में और कई बार बिहार बोर्ड में जो है कई बार प्रश्न पूछ चुका है। ठीक है, भाज्य और अभाज्य के ऊपर, है ना, भाज्य और अभाज्य के ऊपर। ठीक है, तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं? सबसे पहले ये समझेंगे। भाज्य संख्या जो क्या है बाबू? जो एक से कटे, है ना, जो क्या हो? एक से विभाज्य हो तथा स्वयं से विभाज्य हो एवं क्या हो? अन्य से विभाज्य हो, है ना। भाज्य का मतलब ये होता है विभाजित होना, कटना, है ना, क्या होना? कटना, है ना। भाज्य का मतलब ये होता है कटना, विभाजित होना, किसी न किसी से कटना। तो एक और स्वयं से तो सब करता है, लेकिन जो दूसरे से कट जाए वो क्या कहलाएगा? भाज्य कहलाएगा। और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या जो एक से कटे, है ना, जो एक से कटे, स्वयं से कटे, है ना, स्वयं से कटे और किसी अन्य संख्या से, अन्य से ना विभाजित हो, अन्य से विभाजित ना हो, उसे हम क्या कहते हैं बाबू? अभाज्य कहते हैं। तो इसके ऊपर जो है काफी ज्यादा प्रश्न बना होता है। जैसे मैं कह देगा कि निम्न में बताएं कि कौन भाज्य संख्या है, कौन भाज्य संख्या है। ठीक है, कौन भाज्य संख्या है? जैसे दे दिया ऑप्शन नंबर ए में दे दिया 75। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में दे दिया 19, है ना, ऑप्शन नंबर सी में दे दिया 13, है ना, ऑप्शन नंबर डी में दे दिया इनमें से कोई नहीं, है ना, कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या है? 19 किससे विभाजित होगा? एक से और 19 से, और किसी से होगा? नहीं होगा। तो क्या कहलाएगा? एक और स्वयं से जो विभाज्य हो रहा है और किसी अन्य से नहीं विभाज्य हो रहा, क्या कहलाएगा? अभाज्य। तो ये अभाज्य हो गया, है ना, क्या हो गया? अभाज्य हो गया। ठीक है, और ये भी क्या है? एक से कटेगा, 13 से कटेगा और किसी से कटेगा? नहीं कटेगा। तो ये भी क्या हो गया? अभाज्य हो गया। क्या हो गया? अभाज्य हो गया। ठीक है, और यहाँ पर हम देखेंगे कि 75 जो है 5 से कटता है, 75 जो 1 से कटेगा, 75 जो 75 से कटेगा, 25 से कटेगा, है ना, कई अन्य संख्या से भी विभाज्य हो रहे हैं। तो क्या कहलाएंगे? भाज्य संख्या। क्या कहलाएंगे? भाज्य संख्या। ठीक है, तो भाज्य और अभाज्य के ऊपर जो है काफी प्रश्न दे रखा होता है। ठीक उसी प्रकार से दे देगा कि इनमें से निम्न में से कौन भाज्य है, फिर से, है ना, फिर से दे देगा निम्न में से कौन भाज्य है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से दे देगा, है ना, जैसे दे देगा 37, है ना, 37, और क्या दे देगा? 37, और क्या दे देगा? 39, है ना, और क्या दे देगा? और दे देगा 17। तो बताओ इसमें से कौन भाज्य है? 37 क्या है? 37 1 से कटेगा और 37 से कटेगा और किसी से कटेगा? नहीं कटेगा, है ना। 39 क्या है? 1 से कटेगा, तृतीया 39, और 3 से भी कटेगा और 39 से भी कटेगा। तो जो 1 से कटे, स्वयं से कटे और अन्य संख्या से कटे, उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं बाबू? भाज्य कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? भाज्य है। चलो हम 17 की बात करते हैं। 17 क्या है? 1 से कटेगा और 17 से कटेगा और किसी से कटेगा? नहीं कटेगा। तो क्या कहलाएगा? अभाज्य कहलाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सही, ये हो जाएगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन जो होगा हमारा, क्वेश्चन लिखते जाना है। ठीक है, क्वेश्चन लिखते जाना। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन है ना अभाज्य संख्या है ना, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है? निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है? कौन अभाज्य संख्या है? ठीक है, कौन अभाज्य संख्या है? तो निम्न में से हमें बताना कि कौन अभाज्य संख्या है। जैसे हमें दे रखेगा ए में दे रखेगा 19, है कि नहीं, बी में दे रखेगा 25, है ना, सी में दे रखेगा 125, है ना, डी में दे रखेगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कुछ इस प्रकार के प्रश्न होंगे, है ना। तो बताओ इसमें से कौन अभाज्य है? देखो ये क्या है? 1 से कट रहा है, ये क्या है? 5 से कट रहा है, ये क्या है? 25 से कट रहा है। तो जो 1 से कटे, स्वयं से कटे, अन्य से कटे, वो क्या कहलाएगा? भाज्य। क्या कहलाएगा? भाज्य। और हमें बताना क्या है बाबू? हमें बताना अभाज्य बताना है। तो जो 1 से कट रहा है, स्वयं से कटे, है ना, स्वयं से कटे, 1 से कटे और स्वयं से कटे, मतलब 19 से कटे, वो क्या कहलाएगा? अभाज्य। और 125 क्या है बाबू? 125 तो 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, 25 से कटेगा, है कि नहीं, 125 खुद से कटेगा, है ना, अन्य संख्या से कट रहा है, स्वयं से कट रहा है, 1 से कट रहा है और स्वयं से कट रहा है। ठीक है, तो ये कहलाएगा भाज्य, ये भी कहलाएगा भाज्य, लेकिन ये कहलाएगा अभाज्य। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो भाज्य अभाज्य के ऊपर हो गया क्वेश्चन। और देखो भाज्य और अभाज्य के जो कॉन्सेप्ट है उससे और क्वेश्चन हम बनाते हैं, इसको मिटा देते हैं।
भाज्य और अभाज्य के ऊपर। देखो एक परिमेय है ना, वास्तविक संख्या में एक परिमेय है कि जो भाज्य संख्या है ना, उसी को हम किस रूप में लिख सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, है ना। जो भाज्य संख्या है उसको हम क्या लिख सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड के रूप में। जैसे हम ले लेते हैं 39, है ना, तो 39 को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या है कि हमें भाग देना है, कितना से देना है, 2 से देना है, या तो 3 से देना है, या तो 5 से देना है, या तो 7 से देना है, ठीक है। भाज्य अभाज्य संख्या से ही भाग देना है हमेशा, है ना, क्योंकि हम किस रूप में लिख रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख रहे हैं, है ना। तो 2 से भाग देंगे तो 2 से लगेगा, क्या लगेगा, नहीं लगेगा, है ना। 3 से लगेगा, 3 से लगेगा, 33 39। अब क्या है बाबू, 13 भी तो आ जाता है, 13 भी आ जाता है, 11 के बाद क्या आ जाता है, 13 क्या आ जाता है अभाज्य संख्या में, तो 13 से भाग देंगे, कितना आएगा, 1, है ना। तो 39 का जो है अभाज्य गुणनखंड क्या है, 3 और 13 के रूप में आया, 3 और 13 के रूप में आया। इसका मतलब क्या है, जो भाज्य संख्या है उसी को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, कुछ इस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं, जैसे मेरे पास 144 है, 144 है, अब क्या देगा 144 के अभाज्य गुणनखंड, है ना। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना है, 2 का घात कितना है, तो 2 से हम भागा लगाएंगे, कितना आएगा, 72 आएगा, 2 से हम भागा लगाएंगे, कितना आएगा, 36 आएगा, ठीक है। जब तक 2 से लग रहा लगाते जाओ, नहीं तो 3 से लगाओ, फिर नहीं लगे तो 5 से लगाओ, नहीं लगे तो 7 से लगाओ, नहीं लगे तो 11 से लगाओ, 13 से लगाओ, है ना। मतलब जिससे भी लगाना वो क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या। कब, जब अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं तब, ठीक है। चलो 2 से हम लगाएं तो कितना आएगा, 72 है, 2 से लगाएं तो कितना है, 36 है, 2 से लगाएंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा, 2 से लगाएंगे कितना आएगा बाबू, 9। अब देखो 2 से नहीं लगेगा, जब नहीं लगेगा तो हम कितना से लगाएंगे बाबू, उसके बाद हम 3 से लगाएंगे, तो 3 कम 3 से लगाएंगे कितना आएगा, 3। अब यहाँ पर हमसे पूछा 2 का घात, है ना, इसको हम लिख सकते हैं, है ना, 2 into 2, है ना, 2 into 2 into 2, है ना, 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4 into 3 into 3। तो हमसे पूछा 2 का घात, ना कि हमसे पूछा 3 का घात, है ना। तो 2 पर पावर कितना हो जाएगा, 4, है ना। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 1 2 3 4, तो 2 पर पावर हम 4 लिख देंगे। जैसे 2 पर पावर 3 लिख दें तो इसको 2 गुने 2 गुने 3 बार लिखते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, 2 पर पावर 4 है तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 कई बार लिखेंगे, 4 बार लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर पूछ देगा हमसे 3 का घात क्या है ना, प्रश्न में, तो 3 का घात क्या बाबू, 2 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, है ना। पूछ देगा कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात कितना है, तो 144 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का जो घात है वो 2 है, ठीक है। कितना है, 2 है। चलो ठीक है, इस प्रकार से हम प्रश्न देते हैं अब इसके ऊपर, ठीक है। चलो इसके ऊपर जो हम प्रश्न देते हैं, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर प्रश्न हम देते हैं। प्रश्न हो जाएगा कि बताओ, क्वेश्चन हो जाएगा कुछ इस प्रकार से कि 72 के अभाज्य गुणनखंड, है ना, 72 के अभाज्य गुणनखंड में, है ना, 2 कितनी बार आया, 2 कितनी बार आया है, 2 कितनी बार आया है। तो 72 का अभाज्य गुणनखंड करो, बताओ, 2 कितना आ जाएगा, 36, 2 कितना आ जाएगा, 18, 2 कितना आ जाएगा, 9, 2 कितना आ जाएगा, 3, है ना, और कितना 3, 1 2 3, है ना। तो 2 का घात यहाँ पर पूछा, 2 कितनी बार आया है, इसका मतलब पूछने का जो तरीका है ना, थोड़ा सा कैजुअल है, मतलब अलग है थोड़ा सा, है ना। चलो तो 2 पर पावर कितना हो जाएगा, 3, और 3 पर पावर कितना हो जाएगा, 2, तो यहाँ पर जो 2 है वो 3 बार आया, कितनी बार आया, 3 बार आया। चलो ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। चलो आगे हम बढ़ते हैं, भाज्य अभाज्य से हम थोड़ा सा हटकर अब क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सम और विषम पे, है ना, सम और विषम पे। सम संख्या किसे कहते हैं, तो जैसे हम किसी संख्या में भाग देते हैं, 7 से देते हैं, है ना, तो द्वितीय 6 कितना है, 1, मतलब शेषफल क्या है, 1 नॉट इक्वल टू 0, मतलब शेषफल 0 के बराबर नहीं है। तो जब शेषफल 0 के बराबर नहीं तो क्या होगा, विषम होगा, और शेषफल 0 के बराबर होगा तो क्या होगा, सम होगा। जैसे हम 2 से भागा देंगे 6 में, है ना, द्वितीय 6, ठीक है, कट गया, 0 आ गया, इक्वल टू क्या है बाबू, 0, है ना, शेषफल क्या है मेरा, 0 है, तो सम है नहीं तो विषम है, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि बताया, है ना, क्वेश्चन इस प्रकार से होता है कि 2m + 4, है ना, 2m + 4, है ना, कौन सा पूर्णांक है ना, कौन सा पूर्णांक है, कौन सा पूर्णांक है ना, कौन सा पूर्णांक है ना, ठीक। सम संख्या के संख्या का जो एग्जांपल होगा +-2 +- है ना 4 +-6 +-8 +-10, है ना, प्लस में भी होगा और माइनस में भी होगा, है ना, क्योंकि जैसे -2 भी क्या है, -2 भी क्या है, सम संख्या है, -4 भी क्या है, सम संख्या है, -6 भी क्या है, सम संख्या है, ठीक है। तो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं, है ना, धनात्मक समपूर्णांक और ऋणात्मक समपूर्णांक, ठीक है। तो यहाँ पर पूछता है, यहाँ पर कहेगा कि 2m + 4, है ना, कौन सा धनात्मक पूर्णांक है, कौन सा धनात्मक पूर्णांक है, इस तरह से हो सकता है, धनात्मक पूर्णांक है ना, धनात्मक पूर्णांक है, क्या धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है।
कुछ इस प्रकार से प्रश्न हो सकते हैं, है ना। स्टेप हम लिखा रहे हैं, देखो स्टेप हम बता रहे हैं, इसमें कुछ नहीं बता रहे हैं स्टेप कि कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वास्तविक संख्या में, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है बाबू, सम है या विषम है, देखते हैं। 2m + 4 को हम 2 से भागा देने का प्रयास करते हैं, तो क्या आ जाएगा बाबू, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। जब 2 का ये 2 और ये क्या है 2 का कहीं ना कहीं गुणज है, तो ये इसके अंदर 2 होगा, इसका गुणनफल क्या होगा 2 होगा, तो 2m + 2 × 2 लिख सकते हैं। अब बेटे क्या लिख सकते हैं 2। अब क्या बाबू, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा m बचेगा और प्लस यहाँ क्या बच जाएगा 2, है ना। और बटे 2 से 2 खत्म, तो कहीं ना कहीं 2 से भागा लग गया इसमें, तो जब भागा लग गया तो पूर्णतः विभाजित है, इसका मतलब क्या है बाबू, ये समपूर्णांक है। कौन सा पूर्णांक है, समपूर्णांक है। तो ऑप्शन में दे रखेगा, है ना, धनात्मक विषम पूर्णांक, है ना, धनात्मक समपूर्णांक, है ना, इस तरह से दे लेगा ऋणात्मक समपूर्णांक, ये भी लिखा लेगा ऋणात्मक समपूर्णांक। ये धनात्मक समपूर्णांक है कि ऋणात्मक समपूर्णांक है, धनात्मक है, क्या है धनात्मक, क्योंकि यहाँ पर ऋण का चिन्ह कहीं भी नहीं है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है। चलो ये हो गया सम विषम के ऊपर क्वेश्चन हो गया, ठीक है। उसके बाद सम विषम के बाद जो है उसके बाद हम बात करते हैं सहभाज्य संख्या, है ना, सहभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, है ना, सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं, सह मतलब क्या हुआ 7, अभाज्य में तो क्या हुआ बताओ, सहभाज्य संख्या, है ना। सहभाज्य संख्या का मतलब क्या हुआ, 2 अभाज्य संख्या, जैसे 7 और प्लस क्या हो जाएगा बाबू 11, है ना, 7 + 11, जिनका मासा कितना हो 1 हो, जिनका मासा कितना हो 1 हो। पता है 2 सहभाज्य संख्याओं का मासा कितना होता है 1, है ना। कई बार प्रश्न जो है सीधे तौर पर पूछ दिए जाते हैं ना, प्रत्यक्ष रूप से, है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला से, डायरेक्ट परिभाषा से, कि बताइए मेरे पास 2 संख्या है ए और बी, दोनों क्या है अभाज्य संख्या है, दोनों क्या है अभाज्य संख्या है, तो बताइए उनका मासा क्या होगा। जब ए भी अभाज्य और बी भी अभाज्य, तो दोनों का मासा कितना आएगा 1, कितना आएगा 1। अभाज्य संख्याओं का मासा कितना आता है 1, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे, सहभाज्य संख्या कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, सहभाज्य संख्या। 2 अभाज्य संख्या, 2 अभाज्य संख्या, है ना, 2 अभाज्य संख्या, 2 या तो 2 से अधिक भी हो सकते हैं, 2 या 2 से अधिक, है ना, 2 से अधिक, ठीक है। अभाज्य संख्या क्या होगा, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जिनका मासा कितना हो बाबू, मासा कितना है, मासा कितना है 1 है, मासा कितना है 1 है, ठीक है। जैसे में हम प्रश्न बनाते हैं कुछ इस प्रकार से कि यदि ए तथा बी, है ना, ए तथा बी, प्रश्न लिखो, ए तथा बी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, तो उन दोनों का मासा क्या होगा, उन दोनों का मासा होगा, उन दोनों का मासा होगा, है ना, मासा होगा, है ना। ऑप्शन में दे लेगा 1, ऑप्शन में दे लेगा, है ना, 0, ऑप्शन में दे लेगा, है ना, सी में दे लेगा a × b, ऐसे भी रह सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में रहेगा, ऑप्शन नंबर डी में रहेगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। चलो ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, मासा 1 होगा, मासा 1 होगा। अब इसी पर हम एक प्रश्न बताते हैं, ठीक है। कहेगा कि यदि कोई संख्या, है ना, यदि कोई संख्या बाबू, यदि कोई संख्या ए तथा बी है, क्या है अभाज्य संख्या है, तो उन दोनों का मासा ना पूछ करके क्या पूछ दे, लासा पूछ दे, क्या पूछ दे बाबू, लासा। अब बताओ क्या होगा, है ना, ए और बी अभाज्य संख्या है, तो उनका लासा क्या होगा, जिसे हम बताते हैं। देखो तुम्हारे पास 5 और 7 है, तो इसका लासा क्या होगा बताओ, किसी से कटवे नहीं करेगा। जब ये अभाज्य संख्या है तो किसी से विभाज्य नहीं होगा, इसका कोई गुणनखंड नहीं है, है ना, तो इसको हम तोड़ नहीं सकते, है ना, इसको तोड़ नहीं सकते, तो क्या हो जाएगा a × b हो जाएगा, है ना। तो कहता है यदि क्वेश्चन बदल गया, फिर से लिखो, यदि ए तथा बी अभाज्य संख्या है, ए तथा बी अभाज्य संख्या है, तो उन दोनों का लासा होगा, उन दोनों का लासा क्या होगा, a × b होगा, क्या होगा a × b, है ना। मासा 1 होगा भले ही, है ना, लेकिन लासा क्या होगा a × b होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। चलो लिखो, दे दो इसको, मांगल नहीं जाता रहे। चलो भाज्य से जो हम थोड़ा सा हटते हैं, है ना, काफी हमारे पास कम टाइम है। चलो सभी स्टेप को जो है कवर करने का हम प्रयास करेंगे, ठीक है, जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं स्टेप बाय स्टेप, है ना। उसके बाद आ जाते हैं परिमेय और अपरिमेय में, है ना, परिमेय और अपरिमेय में किसमें आ जाते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में, है ना, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में, ठीक है।
परिमेय और अपरिमेय में आ जाता है, ठीक है। तो दो परिमेय और अपरिमेय है ना, परिमेय और अपरिमेय, ठीक है, परिमेय और अपरिमेय, ठीक। परिमेय और अपरिमेय, देखो परिमेय की अगर हम बात करें तो जो संख्या p बटे q के रूप में हो, p बटे q के रूप में हो, q नॉट इक्वल टू क्या हो बाबू, q नॉट इक्वल टू क्या हो, जीरो हो, मतलब q के बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। तो देखो परिमेय संख्या कहलाएगा, है ना परिमेय संख्या कौन कहलाएगा, जो p बटे q के रूप में हो, है ना, अंश बटे हर के रूप में, नीचे बस जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, नीचे क्या होना चाहिए, जीरो। जैसे 0/2 है तो क्या कहलाएगा, परिमेय कहलाएगा, क्यों, क्योंकि नीचे तो जीरो नहीं है। 0/3 क्या कहलाएगा, जीरो कहलाएगा, इसका मान क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। तो ये बात याद रखना है कि ये परिमेय है। और अपरिमेय कौन कौन कहलाएंगे, अपरिमेय कौन कौन कहलाएंगे, देखो अपरिमेय कहलाएंगे वो जो वर्गमूल में होंगे, है ना, इस अंडर रूट में होंगे, अंडर रूट ए, है ना, ऐसे हम लिख देते हैं डायरेक्ट। देखो कौन अपरिमेय कहलाएंगे, जो अंडर रूट यहाँ पर होंगे अभाज्य संख्या। लो शॉर्टकट नियम बताते हैं, यहां जिससे तुमको दिखे अंडर रूट और यहां दिखे अभाज्य संख्या, कुछ ही होगा अपरिमेय, ठीक है, कुछ होगा अपरिमेय, एकदम निश्चित तौर पर है, फिक्स है, ये फिक्स है। हाँ लेकिन अंडर रूट दिखे तुम्हें भाज्य तो ये जरूरी नहीं है कि परिमेय होगा कि अपरिमेय, इसको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। और ये क्या होगा, अपरिमेय हमेशा सत्य है। चलो ठीक है, और कौन अपरिमेय होगा बाबू, अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती, ठीक है। बस जो है क्वेश्चन आंसर लगाने के लिए तुमको पढ़ना है अभी, है ना, कि हम कैसे करके क्वेश्चन आंसर लगा सकते हैं, ठीक है, कैसे करके मेरा क्वेश्चन आंसर सही चल जाए बस, ठीक है। तो 8.9675 डॉट 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 जहां तुमको इस तरह से दिखे और जिसको हम बटे में नहीं लिख सकते हैं वो क्या कहलाएंगे, अशांत अनावर्ती, और क्या कहलाएंगे, अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, अपरिमेय संख्या कहलाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया बाबू, ये हो गया, है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे कि बताओ निम्न में, है ना, निम्न में अपरिमेय संख्या है, निम्न में अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, कुछ इस प्रकार से प्रश्न दे देगा। अंडर रूट 144, है ना, ऑप्शन नंबर बी में दे देगा अंडर रूट 5, है ना, ऑप्शन नंबर सी में दे देगा, ऑप्शन नंबर सी में दे देगा अंडर रूट 125/5, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में दे देगा इनमें से कोई नहीं, है ना, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, कुछ इस प्रकार से देगा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या बाबू 144, है ना, 144 यहाँ पर क्या भाज्य संख्या है ना, भाज्य संख्या, क्यों, क्योंकि 1 से कटेगा, 144 से कटेगा और 12 से कटेगा, है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 3, है ना, 4 × 3, ठीक है। तो 4 का क्या होता है, 2 होता है, 4 का क्या होता है, वर्गमूल 2 होता है, तो 2 निकल जाएगा और क्या बचेगा, 3 का कोई वर्गमूल नहीं होता, ये जगह 9 आई गुना हो जाएगा, 4 × 9, अच्छा हाँ, 3 का जोड़ा लगा ना, 3 का जोड़ा लगा तो क्या हो गया, बाहर निकल गया, और 9 का होता भी 3 है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये जोड़ा लगा तो कितना निकला बाबू, 4, ये निकला जोड़ा तो कितना होगा, 3 × 4 = 12, मतलब कुल मिलाकर के 144 किसका वर्गमूल, 144 किसका है, 144 जो है किसका वर्ग है, तो 12 का है, 144 का वर्गमूल क्या होगा, 12 होगा, ठीक है। तो यहाँ तो 12 हो गया, लेकिन 5 का मालूम नहीं है, ये क्या बाबू अभाज्य संख्या है, क्या बोले थे, अंडर रूट अभाज्य संख्या, फिक्स है, अंडर रूट अभाज्य संख्या, अपरिमेय संख्या, अंडर रूट अभाज्य संख्या, अपरिमेय संख्या, अंडर रूट अभाज्य संख्या मतलब अपरिमेय संख्या, बता चुके हैं ना, अंडर रूट अभाज्य संख्या मतलब अपरिमेय संख्या। अब देखो ये क्या है, अंडर रूट 125, तो तोड़ेंगे तो क्या होगा बाबू, 5 × 5, 5 × 5 × 5, है ना, अब बेटे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चलो ठीक है, इसको अंडर रूट में रखते हैं, सॉरी अंडर रूट में रखते हैं, मिस्टेक हो गया था हमसे। चलो ठीक है, तो 5 का हम बाहर निकाल लेंगे, है ना, 2 के बदले 1 बाहर निकाल लेंगे, कॉमन लगता है तो एक बाहर निकल जाता है, क्या बचेगा, अंडर रूट 5, अब बेटे क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5, अंडर रूट 5 से 5 खत्म, क्या हुआ 5, मतलब ये हो गया परिमेय, है ना, और इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं। तो अपरिमेय संख्या कौन है बताओ, ये है, बी नंबर है, कौन नंबर है, बी नंबर है, ठीक। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो और एक बात बता देते हैं, एक बात बता देते हैं, जिससे क्या है, कई क्वेश्चन कवर हो जाएगा, ठीक है, कई क्वेश्चन जो है कवर हो जाएंगे, ठीक। जैसे क्या है कि हम कर देंगे अपरिमेय प्लस अपरिमेय, है ना, अपरिमेय प्लस अपरिमेय, ठीक है, क्या होगा, अपरिमेय होगा, अपरिमेय होगा, ठीक है ना, अपरिमेय प्लस अपरिमेय, अपरिमेय होगा, ठीक है, हमेशा सत्य है, ठीक है। और देखो बस जीरो नहीं आना चाहिए, है ना, जीरो नहीं आना चाहिए। जैसे हम ले लेंगे अपरिमेय ले लेंगे अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3, ठीक है, तो ये दोनों तो कट गया, सर जी जीरो आ गया,
परिमेय हुआ। बस खाली जीरो नहीं आना चाहिए हल करने के बाद, बाकी हल करने के बाद कुछ भी आ जाए तो क्या होगा, अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अपरिमेय। अब अपरिमेय में से अपरिमेय को घटाएंगे, है ना, अपरिमेय में से अपरिमेय को घटाएंगे, है ना, अपरिमेय में से अपरिमेय को घटाएंगे तो क्या होगा बाबू, अपरिमेय होगा, अपरिमेय होगा, है ना, अपरिमेय। ठीक है, और हल जो है यहाँ पर जीरो नहीं आना चाहिए, हल नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब इसका हल जीरो नहीं आना चाहिए, इसका हल बस जीरो नहीं आना चाहिए, तब ऐसा होगा, है ना, अन्यथा नहीं होगा। जैसे देखो इसी में भी हम लेते हैं, जैसे हम √3 में से √3 को घटाओ कितना आएगा, जीरो आ जाएगा, और जीरो क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो बस जीरो नहीं आना चाहिए। ठीक है, और बाकी समय क्या होगा, अपरिमेय होगा। ठीक है, अपरिमेय, और अपरिमेय को अपरिमेय से हम गुना करेंगे, अपरिमेय को अपरिमेय से हम गुना करेंगे तो क्या हो सकता है, अपरिमेय को अपरिमेय से हो सकता है हम गुना करें तो परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है। जैसे देखो √8 है और √2 है तो गुना करेंगे तो क्या आएगा बाबू, √16 आ जाएगा। ठीक है, √16 क्या, √16 जो है किसका वर्ग है बताओ, 4 का है, 4 का है, तो 4/1 क्या हो गया, p/q, तो ये परिमेय भी हो सकते हैं। तो याद रखना कि देखो अपरिमेय अपरिमेय को जोड़ेंगे तो अपरिमेय मिलेगा, कब, जब हल जीरो ना हो तब, है ना, अपरिमेय में से अपरिमेय को घटाएंगे, हल जब जीरो ना हो तो क्या होगा, अपरिमेय। लेकिन हाँ, अपरिमेय में से अपरिमेय को गुना करेंगे तो जरूरी नहीं कि अपरिमेय आए, परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है। ठीक है, और भागा भी करेंगे तो वही हाल है, भागा भी करेंगे तो वही हाल है। जैसे क्या है, √8 बटे √2 है, चलो ठीक है, √8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2, ठीक है, और बटे √ क्या आ जाएगा बाबू, 2, तो ये दोनों का कॉमन लगा क्या हुआ, नीचे बाहर आ गया, √2 बटे क्या हो गया, √2 से 2 खत्म, कितना बचा, 2/1, है ना, क्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर क्या है, कोई बता नहीं सकता है, यहाँ पर फिक्स नहीं है। ठीक है, चलो फिक्स नहीं है, यहाँ पर फिक्स नहीं है। ठीक, तो जैसे ये पूछ देगा कि बताओ 2 + √3, है ना, 2 + √3, तो अपरिमेय संख्या में से देखो, अपरिमेय संख्या में से क्या जोड़ रहे हैं, परिमेय संख्या जोड़ रहे हैं, तो क्या हुआ, 2 + √3 क्या है, 2 + √3 निम्न में कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या है, इस तरह से कौन सी संख्या है। ठीक है, तो दे देगा ऑप्शन नंबर ए दे देगा परिमेय, क्या दे देगा, परिमेय, है ना, ऑप्शन नंबर बी दे देगा अपरिमेय, क्या दे देगा, अपरिमेय, है ना, ऑप्शन नंबर जो है सी दे देगा कुछ इसी प्रकार से, है ना, पूर्णांक संख्या, क्या दे देगा, पूर्णांक संख्या, है ना, ऑप्शन नंबर डी दे देगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें से कौन हो जाएगा बाबू, अपरिमेय, क्या हो जाएगा, अपरिमेय, है ना, क्या हो जाएगा, अपरिमेय, है ना। ठीक, क्योंकि इसको हम बटे के रूप में ले लिख सकते हैं, यहाँ पर √ के रूप में अभी भी दिख रहा है ना, इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, हल नहीं कर सकते, है ना। चलो ठीक है, तो ये हो गया अपरिमेय संख्या। उसके बाद जो है हम आते हैं थोड़ा सा आवर्ती और अनावर्ती के ऊपर, है ना, आवर्ती और अनावर्ती के ऊपर, है ना। इसको हम मिटा देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आवर्ती और अनावर्ती के ऊपर, है ना। तो जैसे देखो अशांत आवर्ती जो होता है, अशांत आवर्ती, उसको हम बटे के रूप में लिख सकते हैं। अशांत आवर्ती जो होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, बटे के रूप में लिख सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं अशांत आवर्ती, आवर्ती का मतलब क्या है, 0.666 से जा रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.6 पर रेकरिंग, है ना। तो रेकरिंग वाले जो है उसको हम बटे के रूप में लिख सकते हैं। जैसे ये प्रश्न हो गया, जैसे ये प्रश्न हो गया, है ना, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको हम बता देते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो गया 9.876 पर रेकरिंग, है ना, कुछ इस प्रकार से, है ना। ऑप्शन नंबर 4 हो गया, लिखते जाओ क्वेश्चन, है कि नहीं, इस प्रकार से हो गया, इस प्रकार से हो गया। ठीक है, तो अब क्या करना है, देखो सबसे पहले क्या करना है, पूरी संख्या को लिख लेना है। तो दशमलव में हटा करके 0 6 है, मतलब क्या है, कुल मिलाकर के 6 है, और 6 में से किसको घटाना है, तो दशमलव के जो इधर है 0। अब कई अंक पे रेकरेंगे, तो 1 अंक पे रेकरेंगे, तो 1 9 दे देना। तो 6 में से 0 को घटाएंगे कितना आएगा, 6/9, है ना। चलो ठीक है, अब यहाँ करना पूरी संख्या को लिख लेना। सबसे पहले 9 0 8 लिख लिए। अब इसमें से घटाना है, किसको घटाना है बाबू, तो किसको घटाना, 8 पर रेकरिंग है, 8 पर रेकरिंग है, तो किसको घटाना है, यहाँ ये पूरे को ना। चलो इस पूरे को हम घटाएंगे, किसको घटाएंगे, 90 को घटाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद कितना अंक पे रेकरिंग है बाबू, 1 अंक पे रेकरिंग है, तो 1 9 देंगे। अब बताओ दशमलव के बाद जो है कितनी अंक पर रेकरिंग नहीं है, दशमलव के बाद जो है कितने अंक पर रेकरिंग नहीं है, 1 अंक पे रेकरिंग नहीं, तो उसके बाद क्या देंगे, 1 0 दे देंगे। क्या दे देंगे, 1 0 दे देंगे। और इसको हल करने के बाद जो आएगा वो आएगा p/q के रूप में। इसीलिए तो बोले थे अशांत आवर्ती क्या होगा, परिमेय होगा, क्योंकि हम इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर है तो पूरी संख्या को हम सबसे पहले लिखेंगे 9 8 7 6, है ना।
अब उसमें से हम किसको घटाएंगे, इसको घटाएंगे है ना, 9 8 को घटाएंगे, ठीक है। अब कई अंक पर एक रिंग है, 2 अंक पर एक रिंग है, तो 2 9 देंगे। अब बताओ दशमलव के बाद कई अंक पर एक रिंग नहीं है, 1 अंक पर एक रिंग नहीं है, तो 1 0 दे देंगे। इसको हल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, बटे के रूप में आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से इस पूरी संख्या को हम लिखेंगे 9 4 6 है ना, में से घटा देंगे किसको, जिस पर एक रिंग नहीं है, 9 4 पर एक रिंग नहीं है। चलो ठीक है, उसके बाद क्या है बाबू, कई अंक पर एक रिंग है, 1 अंक पर एक रिंग है, 1 0 दे दिए। अब बताओ दशमलव के बाद कई अंक पर एक रिंग नहीं है, तो 1 अंक पर एक रिंग नहीं है, इसको हल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, बटे के रूप में आ जाएगा। फिर इसी प्रकार से 6 9 6 6 9 6 लिख दिए, उसमें से घटा देंगे किसको, 6 9 को है ना, जिस पर एक रिंग नहीं है, जिस पर एक रिंग नहीं है, 6 9 को घटा दिए। अब कई अंक पर एक रिंग है, 1 अंक पे, तो 1 9 दे दिए। और दशमलव के बाद कई अंक पर एक रिंग नहीं है, तो 1 अंक पर एक रिंग नहीं थी, उसके बदले 1 0 दे दिए। इसको हल करते जाएंगे, बटे के रूप में आता जाएगा, ठीक है। चलो ये हो गया आवर्ती से संबंधित है ना, अशांत आवर्ती से संबंधित प्रश्न है कि नहीं, तो ये भी पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे हम विभाजन एल्गोरिथम के बारे में, है ना, किसके बारे में, विभाजन एल्गोरिथम के बारे में, है ना, विभाजन एल्गोरिथम के बारे में, है ना, ठीक, विभाजन एल्गोरिथम के बारे में, है ना। और उससे पहले हम थोड़ा सा बात करते हैं लासा और मासा के ऊपर, है ना, लासा और मासा के ऊपर। जैसे क्या है कि हमारे पास 2 संख्या दे रहेगा 8 और 2, है ना, 2 संख्या दे ले और इसका लासा दे रखा है ना, कहेगा मान लो इस तरह से प्रश्न रहेगा कि पहली संख्या बराबर, है ना, पहली संख्या 8 है ना, दूसरी संख्या क्या है बाबू, दूसरी संख्या 2 है, दूसरी संख्या 2 है और लासा इसका दे रखा है, लासा क्या दे रखा है, तो लासा जो है, लासा कुछ इस प्रकार से दे रखा है, 8 और 2 का लासा कितना आ जाएगा बाबू, निकाल ही लेते हैं, है ना, 4 और ये कितना हो जाएगा 1, है ना, 4 दूना 8 8 ही आएगा। और लासा दे रहे, मासा हमें नहीं मालूम है, मासा हमें मालूम नहीं है, तो फॉर्मूला होता है पहली संख्या, है ना, क्या होता है बाबू, पहली संख्या अब गुने दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, लासा गुने मासा, लासा गुने क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा, लासा गुने क्या हो जाएगा, मासा। तो पहली संख्या दे रखा हमें, यहाँ रखेंगे, ठीक है, दूसरी संख्या हमें दे रखा है, यहाँ रखेंगे, ठीक है, और लासा कितना दे रखा है बाबू, 8 रखा है, और मासा हमें मालूम नहीं है, तो जो हमें मालूम नहीं है उसको एक तरफ रखना है, उसके अलावा उसके तरफ जो भी दिखे सबको भगा वहां से, है ना, तो गुना में तिधर आएगा तो भगा में, तो 8 से 8 खत्म, कितना आएगा मासा बराबर बाबू 2 आएगा, है ना, मासा बराबर कितना आ जाएगा 2। तो इस तरह से प्रश्न हो सकते हैं, ठीक है। अगले हम प्रश्न को हम कवर करते हैं, है ना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर पर, है ना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर पर आधारित प्रश्न को हम, है ना, सॉल्व करते हैं। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसको भी लिख लेना स्टेप, है ना, ये टाइप क्वेश्चन लिख लेना, ठीक है, इसके ऊपर हम क्वेश्चन फिर देंगे ऑफलाइन में। चलो उसके बाद क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर पर आधारित प्रश्न हो सकते हैं। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, है ना, ए बराबर क्या है बाबू, बी क्यू प्लस आर, है ना, ये क्या हो गया, एल्गोरिथम हो गया, ये क्या हो गया, एल्गोरिथम, है ना, ये क्या है, एक विधि है ना, किसी समस्या को हल करने का। और प्रमेय का क्या कहता है कि शेषफल जो होगा 0 से बड़ा होगा तो बराबर होगा, और शेषफल से बड़ा कौन होगा, भी होगा, है ना, ये क्या कहलाएगा, प्रमेय का, है ना, प्रमेय का, ठीक है। तो ये इस पर आधारित हम प्रश्न देंगे, जैसे हमारे पास है, जैसे दे देगा प्रश्न दे देगा कि क्या दे देगा प्रश्न कि a इक्वल टू, है ना, 3q प्लस आर, है ना, a इक्वल टू 3q प्लस आर, है ना, a इक्वल टू क्या है बाबू 3q प्लस आर बराबर कितना है, बराबर दे देगा कुछ इस प्रकार से, भाजक गुने में भागफल, है ना, दे देगा कुछ इस प्रकार से, है ना, और पूछेगा है तो है ना, q इक्वल टू क्या होगा, q इक्वल टू क्या होगा, है ना, तो q इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताओ q इक्वल टू क्या हो जाएगा, है ना, हमें शेषफल दे रखेगा, शेषफल कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दे रखेगा, ठीक है, शेषफल मान लो दे देगा हमें 2 दे देगा, है ना, 3q प्लस 2, है ना, तो इस प्रकार से प्रश्न पूछेंगे, तो जैसे 17 3q प्लस 2 है, तो प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में, 17 माइनस क्या हो जाएगा 2, 3q घटाएंगे कितना होगा बाबू 15, 3q गुना में तो उधर जाएगा तो भागा में, ठीक है, तो 15 बटे कितना हो जाएगा 3, है ना, q का मान कितना आएगा बाबू 5 आएगा, q का मान कितना आ जाएगा 5, है ना, तो q इक्वल टू क्या आ जाएगा 5, है ना, 5 हो जाएंगे। तो इस तरह से प्रश्न हो सकते हैं, है ना, इस प्रकार से जो है प्रश्न हो सकते हैं, है ना। चलो तो है ना,
तो इस तरह के जो क्वेश्चन है, इस तरह के जो प्रश्न है वास्तविक संख्या में पूछे जा सकते हैं, उसका टाइप हो सकता है ना। इसके बाद जो है हम एक पोस्ट में है ना एक क्वेश्चन का लिस्ट बना करके है ना पोस्ट करेंगे, उसमें इस टाइप के कई क्वेश्चन होंगे, जैसे इस प्रकार के कई क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन नहीं, इस प्रकार से संबंधित कई क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अलग अलग टाइप पर 5-5 क्वेश्चन होंगे, है ना, एक टाइप का 5 क्वेश्चन, एक टाइप का 5 क्वेश्चन, एक टाइप का 5 क्वेश्चन। यदि आप इसको सॉल्व करते हैं तो वास्तविक संख्या क्या है, आपका पूरा फिनिश है ना, ऑब्जेक्टिव पूरा क्लियर है, सब्जेक्टिव समझ लेते हो, है ना, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक। सब्जेक्टिव जो पहले से पढ़ रखा उसके लिए है, ठीक। अभी जो पढ़ना प्रारंभ किया उसके लिए ऑब्जेक्टिव ही काफी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।